बेटे आज का जो चैप्टर है वो यही नाम है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्लीज आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ये चैप्टर तो मेरा, मैं क्या बताऊं बेटे, बाएं हाथ हिलाऊंगा ना तो मेरा यहां से बेटा इंटरप्रिटेशन निकलनी शुरू हो जाएंगी, इतना अच्छी तरह से आता है मेरे को। तो आप प्लीज रजिस्टर ओपन करें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही क्यों है। एक चीज आपके सामने है ना, वाई यू वॉन्ट टू हैव इंटरप्रेट। आपने moneycontrol.com में गए, यू हैव डाउनलोडेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ Nerolac Paints, you have downloaded the financial statement of Berger Paints. Now why there's an interpretation, why you know whether we can compare Nerolac financial statement with Berger financial statements, दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। खाली Nerolac पेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने से आपको कुछ पता चलने वाला नहीं है। इट मींस आपको टाइम सीरीज एनालिसिस करना पड़ेगा। Nerolac पेंट्स की 2020 विद 2019 विद 2018 विद 2021 विद 2022, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू कंपेयर, यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रेंड कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट अगर 18 में इतना था Nerolac पेंट्स का, देन हाउ मच इट हैज बीन इंक्रीज टू इन 2019, हाउ मच इट इज इन 20, हाउ मच इट इज इन 21, हाउ मच इट इज इन 22। बेटे ये टाइम सीरीज एनालिसिस करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट है, एक छोटा सा बच्चा है बेटे, उसका 12th क्लास में मार्क्स के लिए बोर्ड के लिए बैठना है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, 11th में उसके कितने मार्क्स आए, 10th में, 9th में, 8th में, हाफ ईयरली में और 12th के प्री बोर्ड में। तो आप क्या करते हैं, एक ही स्टूडेंट को टाइम के हिसाब से एनालाइज करते हैं, तो उसको टाइम एनालिसिस बोलते हैं बेटे। देन यू हैव टू कंपेयर द पीयर एनालिसिस। इट मींस जब आप बात कर रहे हैं Nerolac की, Nerolac को मैंने चेक किया, बट अब मैं देख रहा हूं Nerolac वर्सेस Berger पेंट्स, कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है, उसने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया, इसका कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसकी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, इसकी सेल्स कितनी है, उसकी सेल्स कितनी है, हाउ मच इज द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय दिस Nerolac पेंट्स एंड हाउ मच इज द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय Berger पेंट्स। It is nothing but peer analysis, and totally I can say this is financial analysis. बेटे एक बार मैं एनालाइज कर दूंगा तो फिर मुझे उसमें से कुछ चीजें अपने आप मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे एक डॉक्टर है बेटे, डॉक्टर के पास पेशेंट गया, पेशेंट ने कहा सर मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, ऐसे 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 ऐसे। डॉक्टर क्या करेगा, पहले दवाई लिख देगा या पहले उसका टेस्ट करेगा, उसकी आंखें देखेगा, उसका गला देखेगा, उसका कान देखेगा, उसका टंग देखेगा, उसको ब्लड टेस्ट के लिए बोलेगा, यूरिन टेस्ट के लिए बोलेगा, एक्सरे के लिए बोलेगा, और स्टेप नंबर 2 जब वो पूरी रिपोर्ट्स लेकर आएगा, जब उसने पूरी चेकिंग कर दी होगी, तो फिर उसको देखेगा कि उसको बीमारी क्या है और उस बीमारी की रिलेशनशिप की दवाई क्या है, वो दवाई लिख कर देगा। तो दैट इज इंटरप्रिटेशन। बेटे आज आप फाइनेंस के डॉक्टर बनने वाले हैं। आपने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बना दी, इतनी बड़ी बड़ी कैश फ्लोज बना दी, तो बेटे आज के इस लेक्चर में हम इंटरप्रिटेशन को सीखेंगे। तो आप प्लीज अपना रजिस्टर बाहर निकाल लें, और मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी आपके लिए, क्या बताऊं सर, मैं क्या बताऊं, जूस नोट्स तो इतने प्यारे से बनाए हैं, लेकिन अभी मैं जूस नोट्स दिखाऊंगा नहीं, अभी खाली एक आइडिया दे दिया है, अभी देखेंगे बेटे। जूस नोट्स चैप्टर 20 में जाएंगे, 2 ही तो चैप्टर रह गए इसके बाद बेटे, और मैं तो मानता हूं एक ही चैप्टर है वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन्होंने कैपिटल वालों ने उसको 21 और 22 में डिवाइड कर दिया। मैं चाहता हूं कि पहले आप मेरी स्लाइड्स को लिखें, उसके बाद हम आएंगे जूस नोट्स में। मैं आपसे पहली बात कहना चाहता हूं कि व्हाई वी वांट टू डू इंटरप्रिटेशंस, बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटरप्रिटेशन। द पॉइंट इज व्हाई यू वांट टू गो फॉर दैट। सो द फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव रिटन इन माय आंसर इज, मेरा ही क्वेश्चन है बेटा, मेरा ही आंसर है। अब मैं क्या बताऊं, आप ना तो क्वेश्चन करते हो ना आंसर पूछते हो, बस ऐसे ही बैठे रहते हो। कुछ बच्चे तो लेट के पढ़ते हैं, उनके तो कान पे थप्पड़ मारने का मन करता है बेटा। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, वीडियो का लेक्चर यहाँ पे चल रहा है, उनको लगता है बहुत बड़े समझदार हैं। बेवकूफ हो आप। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन दिस वर्ल्ड, और आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। लिखो व्हाई इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड, because a point is absolute figure is having no meaning, absolute figure is irrelevant। मैंने कहा जी मेरे मार्क्स आए 70 या मेरे मार्क्स 80, मैंने ये नहीं बताया कितने में से आए, या इतनी सेल्स थी, या इतने मार्क्स में से इतने नंबर आए। बस बंटी
बंटी के 70 नंबर आए 200 में से। अब मैं ये नहीं पता लगा सकता कि वेदर बंटी इज डूइंग गुड इन हिज क्लास और नॉट, अनलेस एंड अनटिल आई कंपेयर द मार्क्स ऑफ बंटी विद अदर पर्सन, विद बबली, विद रामू, विद शामू, विद मोहन। तो बेटे एब्सोल्यूट फिगर का अपने में कोई रेलेवेंस नहीं है। Apollo Tyres has earned a profit of 20x crore this year, 21-22. It has no relevance for me. I have just seen that, okay, this company has earned a profit, but whether this company is doing good or bad, पिछले साल से the profit is more or less, and whether this company is earning more as compared to the MRF tires, Radial tires, JK tires, I cannot, I cannot find out with just the statement with this, that is absolute figure. तो मैंने पहली बात लिखी, absolute figure से तो कुछ पता ही नहीं चलेगा भाई साहब। तो A point, why I want to do interpretation, why I want to do analysis, absolute figure has no meaning. Class 12th में आप सबके marks आए, that has no meaning. You have calculated in percentage that this much percentage you have got, that has some meaning. 80%, 90%, 95%, this much percent, that has a meaning. It means वो आपने जाने अनजाने में दो चीजों को रिलेट किया। बेटे आज हम रिलेशनशिप की बातें करेंगे। आलिया भट्ट की रणबीर के साथ क्या रिलेशनशिप है, रणबीर की कैटरीना कैफ के साथ क्या रिलेशनशिप है। आज मुझे मत रोकना बेटे, मैं आज रिलेशनशिप की बातें करूंगा, देन ओनली आई कैन फाइंड आउट दैट वेदर दिस कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट। अब आप ये बताइए, मैं रणबीर कपूर की रेखा से कोई रिलेशनशिप थोड़ी निकाल सकता हूं बेटे, दोनों अनरिलेटेड है। आई कैन नॉट कैलकुलेट रिलेशनशिप ऑफ रणबीर कपूर विद हेमा मालिनी, बोथ आर अनरिलेटेड। इट मीन्स रिलेशनशिप हमेशा दो संबंधित लोगों की निकाली जाती है, दो रिलेटेड लोगों की निकाली जाती है। जैसे रेन और रेनफॉल, रेनफॉल और अम्ब्रेला, रेनफॉल और रेनकोट, जैसे सनस्क्रीन लोशन और क्लाइमेट, जैसे टी एंड जैसे आइसक्रीम एंड टेम्परेचर, दीज आर रिलेटेड। अब मैं कहूं जी पॉपुलेशन इंडिया की और आप बताइए जी कि हाउ मच इज द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, दिस इज नॉनसेंस। So in the financial statements which we have prepared as per SOFP and we have prepared as per this that income statement, profit and loss statement, and that उसमें बड़ी सारी ऐसी items हैं, अब हम किसी को भी किसी के साथ relate कर सकते हैं, but the point is it will have no meaning. So the relationship is always with common figures, with related figures. तो पहली बात आप जो लिख रहे हैं, आप ये इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं बेटे, पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया। मैं देखिए आज भावनाओं में खोता जा रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, बस कोई मेरे को कहता जा रहा है ये बोल ये बोल ये बोल, मैं बोलता जा रहा हूं बोलता जा रहा हूं बोलता जा रहा हूं। आप बस मेरे साथ रहना बेटे, आप भावनाओं में मत खोना, आज आप सेंटिमेंटल मत होना, मुझे होने देना आज। वाई इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज एब्सोल्यूट फिगर मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज पहला मेरा आपको सवाल, पहला आपको कारण, बिकॉज एब्सोल्यूट फिगर हैज नो मीनिंग। I have given you huge examples. Just write down class 12th board examination, JK Cement profit 50 crores. I cannot find out that I cannot say this company is performing good or not just by absolute figure, unless and until I find out that how much profit is with how much sales, and how much is the profit of JK Cement as compared to Bangar Cement, as compared to other company cement, I cannot say that this company is performing good. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। कंपैरिजन इज द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। कोका कोला वर्सेस पेप्सिको मैंने लिखा, एमआरएफ टायर्स वर्सेस अपोलो टायर्स। आप 12th क्लास के स्टूडेंट कॉमर्स का कॉमर्स के साथ कंपेयर करते हैं, कॉमर्स के साइंस के बच्चे के साथ मार्क्स का भी कंपेयर नहीं करते हैं। Am I right? It means comparison is must. Then only I can find out that how much I am performing. Uber versus Ola. Okay. Now the point is, because a financial statement, बेटे हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, पूरे फैमिली मेंबर्स सपोज करते हैं, तो सभी फैमिली मेंबर्स की अलग अलग लाइकिंग होती है। कोई मसाला डोसा खाता है, कोई पाव भाजी खा लेता है, कोई बर्फी खाता है, कोई कुल्फी खाता है। इट मीन्स कोई थाली ले लेता है।
It means financial statements which are being prepared by the company. Now it has different users and all the users have different thoughts. They have different thought process for that, you know. They want to see that financial statement with a different process, with a different thought process. जैसे मैंने कहा था, एक लड़की को लड़का अलग थॉट प्रोसेस से देखेगा, लड़के के मम्मी पापा अलग थॉट प्रोसेस से देखेंगे, लड़के की बहन अलग थॉट प्रोसेस से देखेगी. है तो वही लड़की, है तो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट हम उसको अलग अलग थॉट से देखेंगे. तो बेटे सी पॉइंट लिख रहे हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव different schools of thought. For example, if I say for investor will always go for liquidity, कि भाई उसने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस पर ROI कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, यू नो. एंड सप्लायर और द लेंडर or lenders, they will be going for better, they have sold the goods on credit or they have given the money, they have lended the money to that organization, to that entity. तो उनकी चिंता रहेगी, चिंताता चित्ता चित्ता चिंताता बेटे, वो हमेशा सोचते रहेंगे कि हमने जो उधार में सामान दिया है ये पैसे वापस मिल जाएंगे. इट मीन्स दे आर मोर कंसर्न्ड विद लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी. Similarly, if I see for the other stakeholders, they will be more management, you know. मुकेश अंबानी, क्या लगता है बेटा मुकेश अंबानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायंस जियो की देखते समय क्या थॉट प्रोसेस रखेगा? दैट लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, इस बार कितना है, ट्रेंड कितना चल रहा है, हाउ मच वी आर अर्निंग मोर एज कम्पेयर टू एयरटेल और other competitors. It means we have different users and all different users have different thoughts. It is just like in a family member, all have different likings and different dislikings and all eat different things in a restaurant. Similarly, I will have a different thoughts. Now the point is, it is very important that I should analyze that financial analysis, those financial statements को मुझे खुरेदना है, उनका analysis करना है. Then only they will have a meaning for different users. इतनी मेहनत की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए. बेटे कॉमन आदमी, मैंगो पीपल सुबह जाता है रात को आता है, ही डोंट हैव द स्किल और द कैपेबिलिटी टू एनालाइज इट. तो आप ही को एनालिसिस करना है, बिकॉज नाउ यू आर बिकमिंग ACC, ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो बेटे फाइनेंशियल एनालिसिस इज मस्ट. तो लिखेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप. यू सी, आई विल रिलेट टू रिलेटेड फिगर्स. मैं रेनफॉल को मसाला डोसा से रिलेट नहीं कर सकता. मैं ऐश्वर्या राय को अभिषेक बच्चन से रिलेट कर सकता हूं, बट मैं ऐश्वर्या राय को सलमान खान से रिलेट नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर अनरिलेटेड. सो आई विल रिलेट अभिषेक बच्चन विद अमिताभ बच्चन, आई विल रिलेट जया बच्चन विद अमिताभ बच्चन, बट आई कैन नॉट रिलेट जया बच्चन विद रेखा. गेटिंग माय पॉइंट? सो फाइनेंशियल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप among various financial facts, जो भी facts हमने दिए हैं, which we have presented in our financial statements and figures. But we are talking of accounts because all accounting facts and accounting figures which I have shown in my financial statements, the relationship between those and whether they are positively related, whether they are negatively related, whether they are correlated, whether they are not related, whether, so इसको निकालना, you know, that is analysis. If this accounting figure is increasing, if my profit is increasing, whether sales is also increasing, whether net profit is also increasing, so whether gross profit and net profit has a positive relationship. जैसे रेनफॉल होती है तो बेटा सब रेनकोट बाय करते हैं. इट मीन्स रेनफॉल का और रेनकोट का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. कभी आपने नेवले और सांप की लड़ाई देखी है? बेटे नेवला और सांप आपस में इनका नेगेटिव कोरिलेशन होता है. सांप का और मोर का भी आपस में नेगेटिव कोरिलेशन होता है. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं आपको यही बताना चाहता हूं, एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द अकाउंटिंग फैक्ट्स एंड द अकाउंटिंग फिगर्स एंड गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर IAS 1 बेटे SOFP है, SOCI है, स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो है, एंड SOC स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी है. ठीक है जी. आइए फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन. मैंने पहले एनालिसिस करना है, सेकंड स्टेप इज इंटरप्रिटेशन. सो मैंने एनालिसिस कर लिया, डॉक्टर ने एनालिसिस किया, सारा कुछ चेक कर लिया, अब वो कंक्लूड करेगा कि क्या प्रॉब्लम है. तो फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन इज टू गेन एन इनसाइट
अंदर 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 की बात इनटू द सॉल्वेंसी। बेटे अब ये सॉल्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। जैसे एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आती है तो उसमें से बड़ी सारी चीजें पेशेंट को नहीं पता होती, बट वो रिलेट कौन करता है? डॉक्टर। कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये बढ़ा तो ये भी है, ये भी कितने परसेंट है, वेदर इट इज इन विद इन दैट स्केल और नॉट। कभी आपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखी है? बेटे एनालिसिस आजकल तो ह्यूज फिगर्स आती है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में, और लोएस्ट रेंज हाईएस्ट रेंज, अगर आप हाई से ज्यादा हैं लो से कम है तो उसको वो बोल्ड कर देते हैं। इट मींस ब्लड टेस्ट कराना एक बात है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को एनालाइज करना एक बात है, बट ब्लड टेस्ट की इंटरप्रिटेशन करके बताना ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स की बात है बेटे। एंड यू आर फाइनेंस डॉक्टर, तो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब है इनसाइट देख रहे हैं, किसका? सॉल्वेंसी का, प्रॉफिटेबिलिटी का, एफिशिएंसी का, किसका? ऑफ द एंटिटी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब बेटे आप ये बताओ, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स किसी भी चीज को करने के लिए। मसाला डोसा को बनाने के लिए अलग से टेक्निक है, इडली को बनाने के अलग से टेक्निक है, पाव भाजी को, छोले भटूरे को, किसी भी चीज को आप बनाते हो तो अलग टेक्निक है। सिमिलरली वी हैव अ सेपरेट टेक्निक फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। लकली इन माय कोर्स सारी नहीं कवर करनी है, वो F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कवर करेंगे, बट आपको मैंने लिख दिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। हम क्या करेंगे? पेप्सिको और कोका कोला की कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाएंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो आप लिख लें, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस, पास्ट ईयर का टाइम सीरीज एनालिसिस देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे कि ग्राफ बनाएंगे, बार चार्ट बनाएंगे, दैट इज ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो आज हमने करना है बेटे, रेशियो एनालिसिस एक ऐसा टूल है विच इज देयर इन माय कोर्स इन F3, सो आई विल बी डूइंग रेशियो। एंड देन कैश फ्लो एनालिसिस। आपको याद है बेटे, कैश फ्लो एनालिसिस में लेक्चर 4 और 5 में मैंने ये बताया था that with the help of cash flow we can find out that whether this company is doing good or not, because the maximum cash should be from operating activity. If the cash is not from operating activity, more it is from investing activity. पैसा कमाना अलग बात है, पैसा कहां से आ रहा है ये अलग बात है। इंपॉर्टेंट है कि पैसा आ कहां से रहा है। आप अमीर हैं, आपके माँ बाप ने आपको पैसे दे दिए, अच्छी बात है, लेकिन आपने अपनी मेहनत से ऐसी से करके कमाए, ये अलग बात है। तो बेटे मैं यही बात बता रहा हूं, इट शुड बी फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट शुड नॉट बी फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी विच वी हैव सीन इन कैश फ्लो। तो मैं भूपेश आनंद रेशियो एनालिसिस की बात करूंगा। आइए दोस्तों हम चल पड़े रेशियो की राह में। अब चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 20, इंटरप्रिटेशन। रेशियो एनालिसिस, हेडिंग लिखिए, रेशियो इज अ मैथमेटिकल नंबर। हम क्या करेंगे? दो अकाउंटिंग फिगर्स को आमने सामने रखेंगे, उनकी लड़ाई कराएंगे, एक को न्यूमरेटर में रखेंगे, दूसरे को डिनोमिनेटर में रखेंगे। जो मर्जी रेशियो आप देख लो। आई विल कंपेयर वन अकाउंटिंग फिगर विद रिस्पेक्ट टू अनदर अकाउंटिंग फिगर, और मैथमेटिक्स में विद रिस्पेक्ट टू को बोलते हैं डिवाइड करना। आप बेटे कोई भी रेशो देख लेना, मैं आज आपको बड़े सारी रेशियोज बताऊंगा इस चैप्टर में। एक रेशो, एक अकाउंटिंग फिगर को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, दूसरी अकाउंटिंग फिगर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और उनकी रिलेशनशिप देखेंगे। और रेशो इज अ मैथमेटिकल, बिकॉज न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर कोफिशिएंट आता है, ठीक है जी। As a reference to relationship of two or more numbers, when I say numbers, I think it will be better मैं अपने लिए यूज करूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अकाउंटिंग फिगर्स। मैं यहां लिखूंगा बेटे अकाउंटिंग फिगर्स, बिकॉज आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू अकाउंटिंग। आप भी ब्रैकेट में लिख दें अकाउंटिंग फिगर्स। रेशो कैन बी एक्सप्रेस। अब ये बड़ी गहरी बातें हैं और 10 मिनट रह गए बेटा, लेक्चर ही आज का खत्म होने वाला है। Ratio can be expressed as a proportion, as a percentage, as a time. अब आपको यह समझना जरूरी है कि proportion का मतलब क्या है, percentage का मतलब क्या है, रेशियो का टाइम्स का मतलब क्या है, और कौन सी चीज किस तरह से कब ज्यादा कैलकुलेट करते हैं। मैं अब आपके सामने एक फिगर रखता हूं, फिगर रखता हूं, चलिए अभी रखते हैं। पहले आप सी पॉइंट लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ रेशियोज। देखिए बेटे टाइप्स ऑफ रेशियोज बड़ी सारी हैं, ह्यूज हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज।
बट आपके कोर्स में रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए मैं वही रेशियोज बताऊंगा जो आपके कोर्स में, और आपको भी वही करनी है, which are there in Kaplan and BBP. So the first type of ratio which is covered in your syllabus is profitability ratio. We will see what is the meaning of profit. There are different types of profit: gross profit margin, net profit margin, operating profit margin, EBIT, EBITDA, profit after tax, and all that, we will see. आप अभी लिख लीजिए टाइप्स ऑफ रेशियोज में, पहली लिख लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। 4 तरह की हमने रेशियोज करनी है। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, इसकी मोहब्बत है इसके साथ, आंख मटकता है बेटे, इन दोनों का भी देखेंगे। लिक्विडिटी रेशियोज आपने की होंगी बेटे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो बचपन से करते आ रहे हैं। एफिशिएंसी रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियोज, दीज आर दोज रेशियोज विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी। जैसे डॉक्टर को लगता है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके किडनी के स्पेशल टेस्ट हैं, लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर के स्पेशल टेस्ट हैं, हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट के स्पेशल टेस्ट हैं, कोविड लग रहा है तो कोविड के स्पेशल टेस्ट हैं। सिमिलरली वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डिफरेंट थिंग्स। आपके कोर्स में बेटे 4 चीजें हमने डिस्कस कर रही हैं: फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियोज। तो आप लिख लें, अच्छा रहेगा बेटे। अभी मैंने जूस नोट्स बनाए हैं, बट सब बच्चों ने जूस नोट्स नहीं लिए क्योंकि उसको हम एक्स्ट्रा 1000 रुपीज ले रहे हैं उसके, तो कोई बात नहीं, आप आराम से देख लें। रिलेशनशिप इज ऑलवेज, बस बेटे कहानी आ रही है किस्मत की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। रिलेशनशिप हमेशा 2 रिलेटेड चीजों की होती है। जैसे मैंने लिखा हाइट एंड वेट का रिलेशनशिप है कि अगर इतनी हाइट है तो उतना ही वेट होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा बोला रेन और रेनफॉल, जैसे मैंने बोला रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। इट मीन्स आप जब भी कोई अकाउंटिंग फिगर्स रिलेट करोगे, बिकॉज पूरी अकाउंट्स ये बेटे एसओएफ में कितनी सारी चीजें हैं, नॉन करंट एसेट्स भी हैं, करंट एसेट्स भी हैं, उसके बाद इक्विटी भी है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, फिर करंट लायबिलिटीज हैं, फिर इधर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, फिर सेल्स है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, फिर उसके बाद नीचे नीचे ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, फिर टैक्स है, बड़ी सारी चीजें हैं ना। तो आप जब भी 2 चीजों को उठाओ उसमें आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया बात। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहने जा रहा हूं कि ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन आप इंडिया की ले रहे हो और एजुकेशन आप पाकिस्तान का देख रहे हो। बेटे दिस इज अनरिलेटेड। मैंने कहावत लिखी है इसके नीचे, क्या लिखा है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। बेटे बड़ा अच्छी सी ये कहावत है, ईंट कहीं की है, रोड़ा कहीं का है, पत्थर कहीं के है, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। It should not be like this. It should have a relationship. अब मैं लास्ट कंसेप्ट में आ रहा हूं कि I can calculate ratios in 3 different ways. जैसे चावल बनाते हैं बेटे, बासमती बना सकते हैं, है ना, चावल की इडली बना सकते हैं, चावल की बिरयानी भी बना सकते हैं, चावल प्लेन राइस भी बना सकते हैं, जीरा राइस भी बना सकते हैं, है तो चावल। आपको मैंने आज बताना है कि प्लेन राइस कब बनाएंगे, बिरयानी कब बनाएं, इडली में कैसे बनाएं। तो आई कैन से रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 ways: प्रोपोर्शन मेथड, परसेंटेज मेथड एंड टाइम्स। तो मैंने प्रोपोर्शन में लिखा 2:1। इसका मतलब पहली जो फिगर है ना वो दूसरी फिगर के, मैंने कहा ना 2 फिगर्स होती हैं, डबल है। 2:1 का मतलब क्या है? जो पहली फिगर है वो दूसरी फिगर के डबल है। 2:1 प्रोपोर्शन मेथड है, बड़ा सिंपल है। 2:1 मतलब जो 2 चीजें आप रिलेट कर रहे हो, अकाउंटिंग फिगर्स जो रिलेट कर रहे हो, उसमें जो पहली चीज है, पहली जो अकाउंटिंग फिगर है वो दूसरी अकाउंटिंग फिगर से डबल है। जैसे मैं कहूं 3:1, इसका मतलब जो पहली फिगर है वो दूसरी फिगर के कंपैरेटिवली पहली फिगर 3 टाइम्स है पहली से। अब इसको कहने का तरीका है, मैं ये भी कह सकता हूं 2:1 को 200%। अब बेटा 200% लिख रहे हैं ना, तो इसमें दूसरी चीज एक्चुअली में छुप गई, एक्चुअली में है वो 100 है। इसका मतलब अगर पहली चीज 100% है तो दूसरी 200% है। इट मीन सेकेंड अकाउंटिंग फिगर इज ऑल्सो देयर, बट वो गुम हो जाती है, छुप जाती है, आप उसको निकाल सकते हैं। जनरली हम बोलते हैं 300%। क्या मतलब हुआ? 300% का? इट मीन्स जो दूसरी फिगर है और जो पहली फिगर है उनके बीच में ये 300% है, वो 100%। अगर ये 100% है तो ये 300% है। तो मैं जनरली 300% बोलता हूं 2 टाइम्स। जनरली मैं क्या, हम सब ऐसे ही बोलते हैं।
अब मैंने कहा 2:1 का मतलब भी वही है, 200% का मतलब भी वही है, और 2 टाइम्स का मतलब भी वही है। इट मीन्स ये जो पहली अकाउंटिंग फिगर है वो 2 गुना है, डबल है, 2 गुना है दूसरी वाली से। अब सवाल आता है व्हेन वी शुड यूज प्रोपोर्शन मेथड एंड व्हेन वी हैव टू यूज परसेंटेज मेथड एंड व्हेन वी हैव टू यूज टाइम मेथड, टाइम्स रेशियो, टाइम्स इन विच वे वी शुड एक्सप्रेस। बड़ी सिंपल सी बात है। क्या आपने कभी किसी को कहते हो सुना है 500%, 800%, 900%? बेटे परसेंटेज हमेशा 100 से नीचे ही हम रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 100 से ऊपर कह नहीं सकते, बट कुछ कॉमन पार्लेंस में यूज नहीं करते। वी जनरली यूज इट बिलो 100%, 50%, 80%, 90%, मतलब 100 तक ही हो तो हम 100% तक ही यूज करते हैं। 100 से ज्यादा हो तो हम 101% नहीं बोलते। इट मीन्स परसेंटेज की जो एक्सप्रेशन है, आप जब फिगर 100 से कम हो तभी यूज करें। अच्छा, फिगर बहुत बड़ी हो, 1000 गुना हो, 500 गुना हो, तो बेटे टाइम्स में यूज करें। जैसे 2000 गुना बड़ी है तो आई विल यूज टाइम्स। और जनरली जब दोनों फिगर्स, अकाउंटिंग फिगर्स आपस में बिल्कुल समान ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो हम उसमें प्रोपोर्शन मेथड यूज करेंगे। ठीक है जी, आइए इस बात को लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। वेयर वैल्यू इज प्रेफरेबली लेस, बेटे आपके कैपलन में नहीं है, आपके बीपीपी में भी नहीं है, जूस नोट्स में भी नहीं है। बेटे एक बात ध्यान रखना, जो मैं क्लास नोट्स में कह रहा हूं वो कहीं भी नहीं होता, इसलिए आपको लिखना जरूरी है। Where value is small, preferably less than 100%, it is better to use percentage method. Where value is too big, we generally relate it with times, 8 times, 7 times. And where the value is normally same, जहां पर वैल्यू नॉर्मली सेम रहती है, we generally use प्रोपोर्शन मेथड। हम वहां पर प्रोपोर्शन यूज करते हैं 2:3, 1:2, 2:1, जैसे करंट रेशियो का बेंचमार्क। तो वी जनरली यूज दैट। होप आपको यहां तक बात समझ आ गई है।